जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ संजय लुणावत। आज का हमारा टॉपिक रहेगा RPSC यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। साथ में हम संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें प्रावधान था कि फेडरल यानी संघ के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा, साथ ही प्रांतों के लिए भी अलग से लोक सेवा आयोग रहेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वप्रथम कहाँ से इनकी शुरुआत हुई। राजस्थान में यानी राजपूताना में सबसे पहले जोधपुर रियासत में 1939 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और उद्देश्य यही था योग्यता आधारित भर्ती करना। कई बार जोधपुर के साथ साथ उदयपुर का भी उल्लेख मिलता है। अब अगला जो है जयपुर रियासत में 1940 में और बीकानेर रियासत में 1946 में इनकी स्थापना हुई। अब आगे देखिए कि जब राजस्थान एक राज्य के रूप में आज़ादी के बाद अस्तित्व में आया तो उस समय यहाँ पर राज प्रमुख पद था। अपन आगे पढ़ेंगे कि बाद में ये पद राज्यपाल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उस समय तत्कालीन राज प्रमुख थे जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। उन्होंने एक अध्यादेश जारी करा 16 अगस्त 1949 को और इसके साथ ही RPSC की स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में था। बाद में जब राज्य स्तर पर जब राजस्थान की जो एकीकरण के विभिन्न चरण हो रहे थे तो उस दौरान सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, चूंकि राजधानी जयपुर को बनाया गया तो अन्य बड़े शहरों या रियासतों को भी महत्व देना था, अतः सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर RPSC को जयपुर से स्थानांतरित कर दिया गया और अजमेर में, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय अजमेर की घुघरा घाटी में है। इसी प्रकार जैसे अपन UPSC का पढ़ते हैं कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब इसी में अब हम पढ़ेंगे कि इसके जो पहले अध्यक्ष थे RPSC के वो थे S.C. त्रिपाठी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दीपक जी उप्रेती। फिर आगे देखिए हम पढ़ेंगे इसके संवैधानिक प्रावधान। अब संवैधानिक प्रावधान को बताने के पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैंने इसके जस्ट पहले एक वीडियो बनाया है UPSC, आप उसको भी अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि सामान्य तौर पर जो प्रावधान उसमें है थोड़े बहुत चेंज के साथ वही इसी में रिपीट हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अब संवैधानिक प्रावधान में देख लीजिए कि सबसे पहले कि RPSC क्या है। इसका उल्लेख संविधान के 14वें भाग में है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। RPSC स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र है। इसके कार्य मतलब जो भी कार्य प्रणाली है या उसमें सरकार का या कार्यपालिका की कोई दखल अंदाजी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि अनुच्छेद 315 में दे रखा है कि संघ के लिए और राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग होंगे। अनुच्छेद 315(1) की बात करते हैं तो उसमें दे रखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक PSC होगी, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग। इसी प्रकार अनुच्छेद 315(2) उसमें दे रखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अपने लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भी रख सकते हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि अनावश्यक खर्च को बचाना। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो JPSC है ना, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके गठन हेतु जो विधि निर्माण की शक्ति है वह संसद के पास है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका गठन, JPSC का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इसके अध्यक्ष और सदस्य इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। अब हम अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं 316 अनुच्छेद में दे रखा है कि RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है और उनके कार्यकाल के बारे में। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो याद रखिएगा कि RPSC के गठन, उनके सदस्यों की संख्या, उनकी योग्यता और सेवा शर्तों का निर्धारण, ये संबंधित राज्य के राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। यहाँ ध्यान रखिए कि इनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, मतलब सेवा शर्तों के अंतर्गत इनका लाभ बढ़ाया जा सकता है, उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती है। फिर आगे देख लीजिए अनुच्छेद 316(2), इसके अंतर्गत जो RPSC है इनके सदस्य, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष है या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तब तक का इनका कार्यकाल रहेगा।
इसी के तहत अनुच्छेद 316(3) में दे रखा है। वैसे अपन आगे पढ़ेंगे कि इनकी पुनर्नियुक्ति पर रोक है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यदि इसके सदस्य को आरपीएससी के सदस्य को आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अगर इस सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया ना, तो इनका कार्यकाल पुनः फिर से 6 वर्ष का जो कार्यकाल है या 62 वर्ष की आयु जो भी। ये जो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं, ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, लेकिन यह केवल 2 स्थिति में नियुक्त किया जाता है। कब? जब आरपीएससी के अध्यक्ष का पद रिक्त हो, या फिर आरपीएससी का अध्यक्ष किन्हीं कारणवश अपना कार्य नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जैसे वो पद भर जाता है या वो कार्य पर लौट आते हैं, ऐसे में फिर कार्यवाहक अध्यक्ष का काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? आरपीएससी के वरिष्ठतम सदस्य को ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का सामान्य तौर पर परंपरा है। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि आरपीएससी के जितने भी सदस्य होते हैं, वर्तमान में 1 अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं। तो न्यूनतम आधे से अधिक सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का या सेवा करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। ये एक संवैधानिक प्रावधान है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कुछ और आगे हम बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 317, इसके तहत आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का उनको पद से हटाना, बर्खास्तगी, निलंबन, इससे संबंधित प्रावधान है। नियुक्ति तो कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, वह राष्ट्रपति के पास है। अब 3 परिस्थितियों में सामान्य तौर पर हटाया जाएगा। या तो वे दिवालिया हो जाए, यहाँ दिवालिया होने का मतलब बैंकरप्ट, आर्थिक दृष्टि से दिवालिया हो जाना। अन्य नियोजन कहीं और सवैतनिक नौकरी कर लेवे, या शारीरिक और मानसिक रूप से अपना कार्य करने में असक्षम हो। इसके अलावा कदाचार के मामलों में भी उन्हें अपने पद से हटाया जाएगा। लेकिन संविधान में अनुच्छेद 145, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा जांच की जाएगी और वह अपनी जांच के बाद राष्ट्रपति जी को सिफारिश करेगा कि वह सदस्य या अध्यक्ष दोषी है या नहीं और उनको पद से हटाना है या नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की यह सिफारिश राष्ट्रपति जी के लिए बाध्यकारी है, यानी मानना हर हाल में अनिवार्य है। हाँ, जांच के दौरान अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति जी अपने पद से निलंबित कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 318, इसमें दे रखा है कि इनकी सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल निर्धारित करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यपाल आरपीएससी के दायरे से किसी भी सेवा, पद अथवा विषय को हटा सकते हैं। साथ ही इन पद या सेवा के विषय में कोई भी नियम बना सकते हैं। इन नियम को बनाने में आरपीएससी का परामर्श लेना जरूरी नहीं है, लेकिन राज्यपाल के लिए जरूरी है कि वो जो नियम बनावे उन्हें विधानमंडल, राजस्थान में विधानसभा है तो विधानसभा में वो रखेंगे और न्यूनतम 14 दिन पहले रखेंगे। विधानसभा चाहे तो उस नियम में संशोधन भी कर सकती है अथवा उसे खारिज भी कर सकती है। अब देखिए कि अनुच्छेद 319, इसके तहत आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनको पद पर बने रहने पर रोक लगाई गई है। इसके पीछे उनको प्रलोभन से मुक्त रखना ये एक रीजन है। अब यहाँ पर एक कुछ कंडीशंस दे रखी जिस पर परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। आरपीएससी के जो अध्यक्ष है ना, वो किसी अन्य राज्य की पीएससी के अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद बनाए जा सकते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन अपनी ही पीएससी में फिर से अध्यक्ष नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि आरपीएससी के जो सदस्य हैं वो अपनी आरपीएससी के ही अध्यक्ष बन सकते हैं। अन्य राज्यों की पीएससी के यानी अन्य राज्यों की लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष बन सकते हैं या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन अपनी ही पीएससी में फिर से सदस्य नहीं बन पाएंगे। हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 320 में आरपीएससी के कार्य दे रखे हैं। आरपीएससी राज्य में मेरिट पद्धति का संरक्षक है।
प्रहरी है, यानी योग्यता आधारित भर्ती का जिम्मा निभाता है। राज्य सरकार का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। अब क्या क्या कार्य करता है वो? एक तो राज्य सेवाओं में भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसके अलावा कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ विषय हैं, उन पर परामर्श देता है। देख लीजिए क्या क्या किन किन विषय पर परामर्श देता है। एक तो भर्ती पद्धति, किस तरह से भर्ती होनी चाहिए, जैसे अभी हम देखते हैं कि आरएस में प्री मेन वगैरह होते हैं, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग सिस्टम है। फिर नियुक्ति, पदोन्नति, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण किए जाने के लिए जिन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है ना, उनके बारे में यह परामर्श देता है। फिर देखिए कि स्थानांतरण, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित अभ्यर्थी की उपयुक्तता कि वास्तव में वो कैंडिडेट इसके लिए योग्य है या नहीं, उसमें परामर्श देता है। अनुशासनात्मक मामले, अब अनुशासनात्मक कार्रवाई में क्या क्या होता है? निंदा प्रस्ताव, वेतन वृद्धि रोकना, पदोन्नति को रोक देना, या जो जिस पद पर है उस पद से निचले पद पर सजा के तौर पर ले जाना, यानी पदावनति कर देना, इस तरह की बातें हैं। फिर देख लीजिए कि निंदा प्रस्ताव तो हो ही गया है। धन हानि की पुनः प्राप्ति, मान लीजिए कोई अधिकारी या कार्मिक है, वो अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा है, राजकीय सेवा से संबंधित अपना कर्तव्य निभा रहा है, और उस दौरान उस पर कोई विधिक कार्रवाई होती है, कोई केस होता है, तो उसके लिए जो खर्च करता है उस खर्च की प्रतिपूर्ति भरपाई, यानी उस धन हानि उस राज्य सरकार से क्लेम करता है, तो उसके बारे में आरपीएससी अपनी सलाह देती है। फिर देख लीजिए अनिवार्य सेवा निवृत्त कर देना, किसी कार्मिक को सेवा से हटाना और बर्खास्त करना। यहाँ पुनः मैं अपने पिछले वीडियो की बात को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि यदि किसी कार्मिक को सेवा से हटाया जाता है, इसका मतलब भविष्य में अन्य सरकारी पद के लिए वह योग्य है, और बर्खास्त किया जाता है यानी भविष्य में भी वो सरकारी सेवा के लिए पात्र नहीं रहेगा, योग्य नहीं रहेगा। फिर पेंशन संबंधी दावे, मान लीजिए कोई कार्मिक सरकारी सेवा कर रहा है, इस दौरान वो घायल हो जाता है, तो ऐसे में उसके पेंशन दावों पर भी आरपीएससी परामर्श देती है। इसके अलावा कार्मिक प्रबंधन संबंधी अन्य मामलों पर भी परामर्श दे सकती है। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि जिला न्यायाधीश उस पद पर भर्ती को छोड़कर उसके अलावा बाकी न्यायिक सेवा की भर्ती के मामलों में भी राज्यपाल आरपीएससी से परामर्श लेते हैं। साथ ही इन भर्तियों में हाईकोर्ट से भी परामर्श लिया जाता है। अब अगला पॉइंट हमारा देखिए कि जितने भी उपबंध हमने बताए हैं परामर्श वाले, ये सब मार्गदर्शक है, अनिवार्य नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि सरकार इन सलाहों को, इन परामर्श को माने ही सही या स्वीकार करे ही सही। यहाँ पर और देख लीजिए कि कुछ मामलों में नियुक्ति संबंधी या इन मामलों में आरपीएससी से परामर्श नहीं लिया जाता है। कहाँ पर परामर्श नहीं लिया जाता है? पिछड़ी जातियों की जो नियुक्ति है या उनके पदों का जो आरक्षण संबंधी मामले हैं, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधित पदों की नियुक्ति के मामले में भी आरपीएससी से परामर्श नहीं लिया जाता है। अब देख लीजिए अगला है अनुच्छेद 321। इसके तहत आरपीएससी के जो कार्य क्षेत्र है या उनके कार्यों का विस्तारित करने की वह शक्ति राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है। अब विधानमंडल में 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब राजस्थान में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो यहाँ पर यूँ मान लीजिए कि यह शक्ति राजस्थान के रेफरेंस में विधानसभा को प्राप्त है। हाँ, अब अनुच्छेद 322 में हम आते हैं, जिसमें आरपीएससी का खर्च, उसके अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों के बारे में प्रावधान दिया गया है। आरपीएससी के अध्यक्ष का वेतन यूपीएससी के सदस्य के वेतन के बराबर होता है, यानी 2.25 लाख रुपये प्रति माह। और आरपीएससी के जो अन्य सदस्य हैं उनका वेतनमान है 1,82,200 रुपये मासिक। यह 1 जनवरी 2016 से प्रभावित हुआ है, 7वें वेतन आयोग के अनुरूप है। याद रखिए कि राज्यों के जो पीएससी होती है उनके अध्यक्ष और सदस्य का वेतन पूरे भारत में सबके लिए एक समान होता है। अब यह संचित निधि पर भारित होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 323 रिपोर्ट, यानी आरपीएससी अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करती है। राज्यपाल उस राज्य के, यानी राजस्थान के रेफरेंस में हमारे यहाँ के विधानमंडल यानी हमारी विधानसभा में रखवाता है। यह याद रखिए कि आरपीएससी की जो प्रकृति है ना, वो परामर्शदायी है, यानी सलाहकारी। इसकी सलाह मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन जिन जिन सिफारिशों को, जिन अनुशंसाओं को राज्य सरकार ने नहीं माना है,
तो नहीं मानने के कारण सहित उसे सदन के पटल पर रखना होगा। कोई भी स्वतंत्र विभाग आरपीएससी की सिफारिश को खारिज नहीं कर सकती, इनकार नहीं कर सकती। और राज्य सरकार अगर आरपीएससी की किसी सिफारिश को नहीं मानती है तो उसे राज्य की जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उससे अनुमोदन कराना अनिवार्य होता है। अब आगे देख लीजिए कि आरपीएससी अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक, निष्पक्षता से, बिना दबाव प्रभाव से करे, इसलिए उन्हें कुछ संवैधानिक स्वतंत्रताएं प्राप्त है। अब वो क्या क्या है? सबसे पहली पदावधि की सुरक्षा, यानी आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को संविधान में वर्णित आधार या जो कारण है उनके अलावा अन्य किसी तरीके से अपने पद से कार्यकाल के पहले नहीं हटाया जाएगा, ताकि वो किसी डर में नहीं रहे। उनकी सेवा शर्तें और उनके वेतन भत्तों में उनके कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी बढ़ाया जा सकता है वेतन और ये सुविधाएं घटाई नहीं जा सकती। इसके साथ ही उनका वेतन संचित निधि पर भारित होता है, उस राज्य की संचित निधि पर, यानी उनके वेतन भत्तों पर विधानसभा में यानी विधानमंडल में बहस हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता, ताकि वो किसी राजनीतिक दबाव से बचे हुए रहें। इसके साथ वो अन्य नियोजन कहीं और सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, और उनकी पुनर्नियुक्ति फिर से आरपीएससी में ही उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई गई है, ताकि वो इस लालच में कि मुझे फिर से नियुक्त न कर दिया जाए, मुझे फिर से नियुक्त करें, इस चक्कर में कहीं राज्य सरकार की किसी से बायस नहीं हो जाए, मतलब प्रभावित नहीं हो जाए। फिर आगे देख लीजिए कि आरपीएससी का जो सचिव, अब आरपीएससी का सचिव क्या होता है? आरपीएससी का जो जितने भी प्रशासन है, जितने भी कामकाज है, उनका व्यवहारिक कार्यपालक होता है। सामान्य तौर पर ये आईएएस होते हैं। कई बार जो आरपीएससी का उप सचिव है उन्हीं को पदोन्नत करके आरपीएससी का सचिव बना दिया जाता है। राजस्थान में पहले आरपीएससी के पहले सचिव श्याम सुंदर शर्मा रहे हैं और आरपीएससी की वर्तमान सचिव रेणु जयपाल हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आरपीएससी के सचिव की नियुक्ति, उनके वेतन भत्ते, इन सभी की निर्धारण की पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अब यहाँ पर उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सिर्फ आरपीएससी के अध्यक्ष ही कर सकते हैं। आरपीएससी में अराजपत्रित अधिकारी या अराजपत्रित कर्मचारी कितने होंगे, उनकी संख्या को तय राज्यपाल करते हैं। फिर देख लीजिए कि जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग, पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 या अधिक राज्य द्वारा ये किया जाता है, उनकी सुविधा के लिए किया जाता है। इनका गठन विधानमंडल के आग्रह, यानी संबंधित राज्य का विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद को भेजता है, तो संसद अधिनियम पारित करके इसके गठन को, मतलब इसका गठन करती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे पहले जेपीएससी गठित की गई थी 1966 में, जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था और दोनों राज्य ने अपने लिए एक संयुक्त पीएससी गठित करवाई थी। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। कार्यकाल वही रहेगा, 6 वर्ष अधिकतम या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। इसके बाद अगर उनको पद से हटाना हो या वो अपना त्यागपत्र देवें तो राष्ट्रपति जी के पास ही ये पावर है। उनकी संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी चूंकि संयुक्त है, इसलिए राष्ट्रपति जी ही करेंगे। वो अपना जो प्रतिवेदन है वो जिन जिन राज्यों से संबंधित है तो उन राज्यों के राज्यपालों को देंगे, और वह राज्यपाल अपने अपने राज्य के विधानमंडल के पटल, यानी जितने भी वहाँ सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, उनमें रखवाएंगे। यहाँ पर अंतिम एक जो बिंदु है कि राज्य सरकार का जो केंद्रीय कार्मिक अभिकरण होता है वह या तो कार्मिक विभाग होता है या सामान्य प्रशासनिक विभाग होता है। आज का यह वीडियो बनाने में मेरे भतीजे हर्ष और भतीजी विंसी का बहुत ही योगदान रहा। आप दोनों को हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद।